एक आरटीआई एक्टिविस्ट होता है। उसने सूचना के अधिकार का खूब इस्तेमाल करता है। लोग उसे सच का सिपाही मान बैठते हैं। मगर एक रोज अचानक उस शख्स की कार जली हुई हालत में मिलती है और कार के अंदर मौजूद होता है एक लाश। लोगों को लगता है कि सच के सिपाही मर गया है। उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन हादसे के ठीक 4 महीने बाद अचानक वो मुर्दा जिंदा हो उठता है और फिर एक ऐसे राज से पर्दा उठ जाता है कि लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। इस सनसनीखेज खुलासे ने पुलिस को भी चक्कर में डाल देता है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। कहते हैं कि हर आदमी के कई चेहरे होते हैं। ऐसे ही एक चेहरा उस शख्स का भी होता है और उस चेहरे के पीछे भी कई चेहरे होते हैं। एक पति का चेहरा, एक आशिक का चेहरा, एक कातिल का चेहरा और चेहरा एक आरटीआई सिपाही का। लेकिन इन सारे चेहरों के पीछे का असली खेल शुरू होता है। एक ऐसा खेल जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। तारीख होती है 1 मई और साल होता है 2014। जगह होता है ग्रेटर नोएडा। उस दिन पुलिस को एक खबर मिलती है कि ग्रेटर नोएडा के एल्डिको गोल चक्कर के पास एक होंडा सिटी कार में आग लग गई है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। तब तक कार बुरी तरह जल चुकी होती है और कार के साथ ही उसमें सवार एक शख्स भी बुरी तरह से जल चुका होता है। जांच में पता चलता है कि कार किसी और की नहीं बल्कि एक आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा की होती है। चंद्रमोहन की पहचान पूरे इलाके में एक सच्चे और अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में होती है। उसे कई बार की धमकियां भी मिल रही होती है। चंद्रमोहन के बारे में एक खुलासा होते ही पुलिस हरकत में आ जाती है। उसी दौरान पता चलता है कि खुद चंद्रमोहन ने कुछ दिन पहले ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई होती है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट की संदिग्ध हालत में मौत तमाम सवाल खड़े कर रही होती है। शक की सुई चंद्रमोहन के तमाम अनजान दुश्मनों की तरफ घूम रही होती है। लेकिन कुछ बातें थी जो पुलिस को परेशान कर रही होती है। इस दौरान चंद्रमोहन शर्मा की लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब करीब 4 महीने बीत जाते हैं। यूपी पुलिस की 4 महीने की खामोशी भरी जांच से रंग दिखाना शुरू कर देता है। ग्रेटर नोएडा से सैकड़ों मील दूर नेपाल में आखिर उसे वो शख्स मिल ही जाता है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश होती है और वो शख्स होता है चंद्रमोहन। जी हां, खुद चंद्रमोहन वही जिंदा है। एक मुर्दा इंसान जब जिंदा सामने आ जाता है तो अचानक कई सवाल भी सामने खड़े हो जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर एक जिंदा शख्स क्यों नकली मौत मरने का नाटक करता है। उसकी इस मौत से किसे क्या फायदा होने वाला होता है और उससे भी अहम सवाल ये उठता है कि कार में जिस शख्स की लाश मिली है वो कौन था। अब इन सारे सवालों की जड़ में वही तारीख होता है 1 मई, जिस रोज होंडा सिटी में कथित रूप से चंद्रमोहन की वे श्रीकांत लाश मिलती है। बता दें कि चंद्रमोहन शर्मा ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 सेक्टर के मकान नंबर F38 में अपनी पत्नी सविता शर्मा के साथ रहता था। हादसे के बाद सविता ने सीधे सीधे यही कहा था कि लाश उसके पति की ही है और ये हादसा नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है। पुलिस अपना सिर खपा ही रही होती है तभी एक और अजीब सी खबर मिलती है। अल्फा 2 के जिस इलाके में चंद्रमोहन शर्मा रहता था उसी इलाके से एक लड़की ठीक उसी दिन से लापता होती है जिस दिन कार में आग लगी होती है।
उस गुमशुदा लड़की के मोबाइल नंबर को जब पुलिस खंगालती है तो एक ऐसा खुलासा होता है कि अचानक पुलिस को सारे सवालों का जवाब मिल जाते हैं। लड़की के मोबाइल का सिम कार्ड चंद्रमोहन के नाम पर रजिस्टर्ड होता है और वो लड़की चंद्रमोहन की मासूका रहती है। पुलिस फिर से चंद्रमोहन के इलाके की खाक छानती है। तब पता चलता है कि जिस रोज कार में आग लगी है उसी दिन से चंद्रमोहन की प्रेमिका के साथ इलाके का एक भिखारी भी लापता होता है। अब धीरे धीरे कुछ खुशखबरियां जुड़ रही होती है। इसी बीच सर्विलांस की मदद से पुलिस को लड़की की लोकेशन का पता चल जाता है और वो लड़की नेपाल में रहती है और घर वालों से लगातार बात कर रही होती है। अब पुलिस मोबाइल के सहारे नेपाल तक जा पहुंचता है जहां चंद्रमोहन जिंदा अपनी प्रेमिका के साथ पुलिस के सामने खड़ा होता है। अब इस सनसनीखेज कहानी का क्लाइमेक्स सामने आता है तो कई और सनसनीखेज खुलासे होते हैं। दरअसल चंद्रमोहन पेशे से मेंटेनेंस इंजीनियर रहता है और एक नामी कंपनी में काम करता है। ग्रेटर नोएडा के चर्चित भट्टा कांड के दौरान उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर राहत का काफी काम करता है। तभी पहली बार उसने आरटीआई के जरिए कई अहम जानकारियां जुटाई होती है। इसी बीच चंद्रमोहन की दोस्ती मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की से हो जाती है। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता नहीं चलता है। इसके चक्कर में पड़कर चंद्रमोहन कर्ज में डूबता चला जाता है। गर्लफ्रेंड की फरमाइशें पूरी करते करते वो इतना कंगाल हो जाता है कि कर्जदारों की कतारें उसे डराने लगती है। इसी डर ने एक साजिश को जन्म दे देता है। चंद्रमोहन ने अपना बीमा करा रखा होता है। उसे लगता है कि अगर उसकी नकली मौत हो जाए तो बीमा की रकम मिल सकती है और वो कर्जदार का कर्ज चुका देगा। बस इसी के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इस साजिश में शामिल कर लेता है। साजिश के मुताबिक चंद्रमोहन अपने ही कदकाठी के किसी मजदूर शख्स को ढूंढना शुरू करता है और उसकी तलाश अपने ही इलाके के एक भिखारी पर जाकर खत्म हो जाता है। चंद्रमोहन ने सबसे पहले पुलिस को अपने अनजान दुश्मनों के खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाता है। अब चंद्रमोहन अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ता है। उसने पहले भिखारी का कत्ल करता है और फिर अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर उसे बिठा देता है। फिर अपने ही हाथों से कार को आग के हवाले करके की नजरों में मुर्दा बन बैठता है। रात के बाद चंद्रमोहन सीधे नेपाल चला जाता है। बहुत मुमकिन है कि चंद्रमोहन का भेद इतनी जल्दी नहीं खुल पाता अगर उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल फोन ने पुलिस को उसका पता न दिया होता। हालांकि चंद्रमोहन का सच सामने आने के बावजूद उसकी पत्नी का कहना होता है कि नेपाल में पकड़ा गया शख्स उसका पति नहीं बल्कि कोई और है। पुलिस ने कार से मिली लाश को पोस्टमार्टम कराया था। उसी दौरान उसके दांत को निकाल कर रख लिया जाता है ताकि डीएनए के जरिए मरने वालों की पहचान हो सके। यह मामला काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहता है। इस मामले में पुलिस ने चंद्रमोहन और उसकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लेता है और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।